सभी को नमस्कार। मैं राजकुमार विश्वकर्मा। आपको पता ही होगा कि आज समस्त भारत देश में 28 और 29 मार्च की जो हड़ताल थी, उस हड़ताल को लेकर के समस्त ट्रेड यूनियन और ट्रेड यूनियन के साथ जितने भी, चाहे आशा कार्यकर्ताओं की बात करें या चाहे शिक्षकों की, या ऐसे तमाम कई मजदूर वर्ग के लोग, खास तौर पर कोयला से लेकर के सरकारी तंत्र के विभाग तक के सभी लोग जो हैं तो इस हड़ताल पर हैं। तो हमारे पीछे जो है तो आशा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता वगैरह के जो है तो सभी लोग जो है तो आज यहाँ पर एकत्रित हैं। देख रहे हैं मेरे पीछे पूरी महिलाओं की भीड़ है। तो इनसे थोड़ी चर्चा करते हैं कि इनकी जो मांगे हैं वो क्या हैं और कौन कौन सी ऐसी मांगे रखी गई हैं और सरकार की ऐसी कौन सी नीतियाँ हैं जिसके खिलाफ जो है तो आज इन्हें इतना बड़ा आंदोलन करना पड़ रहा है। और 2 दिवसीय इस हड़ताल का रिजल्ट क्या होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या नाम लिखते हैं आप? अंजलि श्रीवास्तव। अंजलि जी, आप लोगों ने जितना बड़ा मैदान में जो है तो जंग छेड़ दी है अपने सरकार के खिलाफ, वो भी तो क्या है आप लोगों की मांगे क्या क्या है? देखिए, हमारी मांग सबसे पहले तो यही है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का जो निजीकरण करने का प्रयास किया जा रहा है वो बिल्कुल बंद किया जाए, क्योंकि पूरी तरह से निरर्थक है। और दूसरी चीज़ ये, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को नियमित किया जाए, उन्हें भी एक सरकारी कर्मचारी होने का दर्जा दिया जाए, क्योंकि हम सभी वो कार्य करते हैं जो कि सरकार के द्वारा दिया जाता है बस, लेकिन हमें वो दर्जा नहीं दिया जाता जो सरकारी कर्मचारियों को मिलना चाहिए। ये हमारी सबसे पहली और सबसे मुख्य मांग यही है, क्योंकि इसी के आधार पर जो अन्य समस्याएं उत्पन्न होती हैं, अगर ये एक कार्य कर दिया जाए तो बाकी की समस्याओं का निराकरण स्वतः ही हो जाएगा, ज़्यादा प्रयास करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पर दुर्भाग्यवश सरकार हमारी किसी बात को सुनने का प्रयास ही नहीं कर रही है। और उसी के अंतर्गत पोषण ट्रैकर ऐप हो गया, उसी के अंतर्गत एक चीज़ और होता है कि हमारे यहाँ मतलब एक कार्यकर्ता 2 जगह पर, जिसको कहा जाए अतिरिक्त प्रभार पर भी कार्य करती है, पर उस अतिरिक्त प्रभार वाली जो कार्यकर्ता रहती है उसे कोई अतिरिक्त लाभ नहीं दिया जाता। अभी जो वर्तमान में जो स्थितियाँ थी, उन स्थितियों में जो है तो सरकार की तरफ से आप लोगों को क्या लाभ मिल रहा था और क्या हानि? जैसे अभी तक में हमें सरकार की तरफ से 10,000 रुपये का मान दे दिया जा रहा था। हम चाहते हैं कि 10,000, और हमारी जो सहायिका बहन है उन्हें 5,000 का। और आज के परिवेश में आप सभी को पता है जिस तरह के खर्चे हैं बच्चों से संबंधित, परिवार से संबंधित, 10,000 रुपये में पूर्ण कर पाना बहुत ही कठिन स्थिति है। और वहाँ पर स्थिति बहुत ही विसंगतपूर्ण हो जाती है, जहाँ पर एक कार्यकर्ता या सहायिका के ऊपर पूरा का पूरा परिवार का दारोमदार रहता है। उसे ही अपने परिवार का भरण पोषण करना है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई करानी है, घर में दवा दारू की व्यवस्था रखना है, और 10,000 में ये सारी चीज़ों का संभव हो पाना असंभव है। ये हम भी जानते हैं और आपको भी पता है। तो ये पारिवारिक भरण पोषण से लेकर के यहाँ पर जो सरकार की नीतियाँ हैं और सरकार की नीतियों का विरोध क्यों नहीं करना चाहिए, ये भी जो है तो आप लोगों के सामने, चलिए कुछ लोगों से और चर्चा करते हैं। आपका क्या मानना है? मेरा मानना ये है सर कि हम लोग भी कोरोना काल में एनम और आशा के साथ कंधे से कंधा मिला के चले। सुबह 7 बजे से 5 बजे तक, 6 बजे तक हम लोग से ड्यूटी लिया गया। उनको आशा और एनम को प्रोत्साहन राशि दी गई, पर हमारे आंगनबाड़ी बहनों के सहायिकाओं को कुछ भी नहीं मिला। तो ये हम लोग की मांग है सरकार से कि ऐसा क्यों भेदभाव हमारे साथ होता है। हम भी तो उनकी हर योजना का काम, पीएम मोदी जी का सारे जो भी योजना लाते हैं उस पर हम लोग घर घर जाके उनके मतलब पूरा करते हैं। या शिवराज सरकार है, वो भी जो लाडली लक्ष्मी योजना, जो भी हमको योजना का काम दिया जाता है, हम लोग सुबह से लेकर शाम तक घर घर जाके उनकी योजनाओं को पूरा करते हैं तन मन धन से। अब ये 2 दिवसीय हड़ताल है, 2 दिवस की इस हड़ताल में आप लोगों को क्या लगता है, सरकार आपकी बात सुनेगी या निगलेक्ट करेगी, क्या लगता है? उम्मीद तो लगा के पूरी बैठे हैं, अब आगे देखिए सरकार को कर, उम्मीद तो पूरी लगाए हैं सरकार हमारी बातें सुनेगी। आप कुछ कह रहे थे? जो जिस तरह हमारे विभाग से सर आंगनवाड़ियों को गोद लेवाने वाला काम किया जाता है, तो क्या ये हो सकता है, संभव है कि आज के ज़माने में सब कोई किसी को गोद ले या किसी के आंगनवाड़ी के ऊपर कोई पैसा खर्च करे? ये गोद लेने वाली प्रक्रिया ख़त्म की जाए
और हम यही कहते हैं, और हमारी जो सैलरी है उस तरह हमारे जो खर्चे नहीं चल पाते हैं, हम लोगों को रिटायरमेंट के बाद कुछ पैसा नहीं दिया जाता है और रोड पर ऐसे छोड़ दिया जाता है, तो क्या हम बुढ़ापे पर हमारे पास कोई हिम्मत भी नहीं होगी, पैसा भी नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? ऐसा तो किसी नौकरी के साथ नहीं होना चाहिए। मेरा एक छोटा सा सवाल है कि आप लोग थोड़ा सा उस मेहनत के बारे में भी बताइए जो आप लोग दिन रात बराबर करते हैं पब्लिक के लिए, पब्लिक सेक्टर पर खास तौर पर, चाहे किसी के घर की बात हो, चाहे हॉस्पिटल की बात हो, या गैर वगैरह किसी भी तो जिस तरह हमको जो भी हमारे विभाग के लोग हमको कार्य सौंपते हैं, हो सके ना यथासंभव हम उसको प्रयास करते हुए कर ही देते हैं और करते ही रहते, निरंतर प्रयास के लिए लगे रहते हैं। जिस तरह हम लोग मेहनत करते हैं उस तरह हमको मानधन या हमारा वेतन नहीं है और हम हर काम को करते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि जिस तरह हमसे काम लेता है सरकार, ठीक ना, हमसे जिस तरह आप काम ले रहे हैं, हम लोग यथासंभव पूरी कोशिश करते हैं कि हम आप उस कार्य को पूरा करें। लेकिन विभाग से जो आता है, सरकार से जो हमसे जानकारियाँ मांगी जाती है, जो सेवा हमसे ली जाती है, हम लोग बराबर सहायिका हो या कार्यकर्ता दोनों मिलके, अतः मतलब हम लोग पूरी प्रयास करते हैं कि उस कार्य को हम पूरा करके दें। सरकार को अपना निराश करने की जरूरत, मतलब निराश नहीं करना चाहते, लेकिन सरकार का भी तो दायित्व बनता है कि वो हमारी मांगों को समझे। हमारा दायित्व को मतलब जो हम जो चाहते हैं, मतलब कहना चाहिए आज के परिवेश में जो दिख रहा है, चाहे वो कार्यकर्ता हो चाहे सहायिका है, हमको भी तो सरकार हमको समझे कि हम लोग भी तो हैं, उनसे जुड़े हुए हैं, नीचे वर्ग के कर्मचारी हैं, तो वो हमारे दायित्व को समझे, हमको उस लायक तो समझे कि हमारी आंगनबाड़ी बहनें हमारे लिए क्या करती हैं। अगर हम लोग नीचे स्तर पे अगर काम करके नहीं देंगे तो सरकार ऊपर से पूरी योजनाओं को अकेले नहीं चला सकता, जब तक का नीचे का कर्मचारी उनको करके नहीं देगा। जो नीचे का कर्मचारी है, मेन न्यू तो हम लोग है ना, हम लोग से सरकार चला रही है आंगनबाड़ी। अगर हम लोग ही अपना कार्य करना बंद कर देंगे तो सरकार भोपाल में बैठ के आंगनबाड़ी चला लेंगे। सेवाएं निकालते हैं लेकिन उसको पूरा करने का दायित्व आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका का रहता है। किसी भी योजना का हो, चाहे वो लाडली लक्ष्मी हो, चाहे आपका ये मतलब बेटी बचाओ हो, जो भी हो, जितनी योजनाएं होती सब हमारी आशा कार्यकर्ता है, सहायिका है, आंगनबाड़ी है, सारी बहनें मिल करके हम लोग सरकार का सहयोग कर रहे हैं। तो सरकार का भी दायित्व बनता है कि सरकार हमको समझे, हमारी मेहनत को सामने लाए कि ये बहनें क्या मेहनत कर रही हैं, उस मेहनत को नज़रअंदाज न करें। बस सरकार से मेरा यही कहना है। जी धन्यवाद। और भी यहाँ पर कुछ महिलाएं एकत्रित हैं, उनसे भी थोड़ी सी चर्चाएं करते हैं। मीरा जी, आप लोगों की 2 दिवसीय हड़ताल है, 2 दिवसीय हड़ताल में तो आप लोगों ने क्या क्या मांगे रखी, क्या क्या शर्तें हैं, आप लोगों की बताएंगे जरा। जो हमारे 2018 अक्टूबर से जो बढ़ा हुआ मानदेय 1500 का कटौती है, उसको हमें तुरंत दिया जाए। और जितना हम काम करवाया जाता है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, शायद किसी विभाग के कार्य जितने हम लोग काम करते हैं नीचे से लेकर ऊपर तक पूरी जानकारियाँ तो हम देते हैं तो सरकार पाती है। और प्लस जैसे छोटे बच्चे हैं 0 से लेकर 5 साल तक की हम सेवा देते हैं, तो पहले नहीं तो बच्चे को हम ही लोग देते हैं, तब न जाके बच्चे अपना भविष्य में जाते हैं। किशोरी का हो गया, इतनी योजनाएँ हैं, जैसे किशोरी बालिका हो गई, उनको हम मंगल दिवस के रूप में उनके आगे भविष्य और शादी की प्रक्रिया है कि 19-21 साल तक हो गया, तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है कि एकदम अपने जीव जहान लगा देती है, गांव में भ्रमण कर धूप हो या कुछ हो, बीमारी हो। ये कोरोना काल में भी हम लोग अपने जीव जहान को कम करके और पूरी तरह से हम लोग इतने काम किए हैं, ताकि सरकार हमारी ये भी नहीं सुनती है कि आज आशा कार्यकर्ता मैंने है जो है तो जैसे आप लोगों के आशा कार्यकर्ता हैं जो में जाते हैं तो आप लोगों को कुछ सरकार से लाभ मिलता है, पेंशन वगैरह, आवास वगैरह, ऐसा कुछ? नहीं, कुछ नहीं मिलता है इसमें। जब हमको ज़रूरत है 60-62 साल से जब रिटायर हो जाता है, तब तो हमको दूसरे की ज़रूरत हो जाता है, क्योंकि बेसहारा हो जाते हैं। उस समय तो हमको ज़रूरत चाहिए ना, लाठी तो पहले से डंडा छीन दिया जाता है। सरकार इतना वो है कि हमको देखने के काम नहीं देख पाती है कि आप बहनें कैसे करते हैं काम, तो उनको एक रत्ती शर्म की बात होनी चाहिए कि घर घर ये महिलाएं जब बेसहारा हो जाती हैं तो उनको हमारी उसमें कुछ भी हमको पेंशन के रूप में 5000 से लेकर 10,000 की पेंशन दे दी, ताकि हमारी जीवन यापन चले, हमारे बच्चों का भी भविष्य रहे। हमारे कहना आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? सर, मैं यही कहना चाहती हूँ कि पोषण टेकर ऐप जब तक काम ना कराया जाए
जब तक मोबाइल मुहैया ना कराया जाए हम डाटा के लिए पैसा न दें। तो ये मोबाइल से देखिए क्या आजकल तो लगभग मुझे लग रहा है सरकार का जैसा कहना है कि हर किसी के पास सुविधाएं उपलब्ध हैं, तो आप किससे उम्मीद कर रहे हैं सरकार से कि सरकार आपको मोबाइल नहीं, सरकार अपने तरफ से मोबाइल दे तब हम काम करेंगे। हम कहाँ पाएंगे 10,000 15,000 का मोबाइल। अभी आप लोगों का वेतन मान क्या है? 10,000 है सर। सिर्फ 10,000 जी, तो हम 10,000 में अपना खर्चा चलाए। व्यवस्थाएं कैसी चलती हैं फिर रिटायरमेंट के बाद, या कोई ऐसी सुविधाएं सरकार से? वहाँ से कुछ नहीं चलता है सर, रिटायर हो गए चले जाओ। वहाँ तो फिर परियोजना अधिकारी भी नहीं चिंती के सहायिका है कि क्या है, वहाँ फिर कोई रोल नहीं है किसी का। रिटायर होने के बाद वो पहचानते भी नहीं है कि हमारी विभाग में सहायिका थी, कोई मतलब नहीं है। तो सरकार से आप क्या बात रखना चाह रही हैं अभी? हम ये कहना चाहते हैं जैसे रिटायरमेंट हो तो सहायिकाओं को, जैसे अभी अपने यहाँ हुआ सहायिका, परियोजना अधिकारी आए पूछे तक भी, जबकि हमारे सुपरवाइजर बोले भी कि हम यहाँ कार्यक्रम रखे गए हैं, तो ये उनको विदाई करना कि पोषण ट्रैकर ऐप को बंद कराया जाए, क्योंकि हमारी जो बहनें हैं सिर्फ 10,000 मानदेय में काम कर रही हैं। जिस 10,000 का या 15,000 का हम अगर मोबाइल खरीदते हैं तो उसमें फिर हमारे परिवार सब भूखे रह जाएंगे। और सर ये भी समस्या आ रहा है, गांव दूर दराज में जो कार्यकर्ताएं रहती हैं वहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम होता है, और सारे रिकॉर्ड हम रजिस्टर में मेंटेन करते थे, उस रिकॉर्डों को सबको ऐप में फीड कराया जा रहा है, जिससे सारे आंगनबाड़ी को बहुत ही प्रॉब्लम होती है। नेटवर्क भी नहीं है, ना अच्छे क्वालिटी का मोबाइल है। तो सरकार से हमारी यही गुजारिश है कि अच्छे क्वालिटी में हमको मोबाइल उपलब्ध कराया जाए, डाटा उपलब्ध कराया जाए, और ये पोषण ट्रैकर को नहीं तो फिर बंद करवा दें। पोषण ट्रैकर से हमारा काम नहीं हो सकता। जितना 11 रजिस्टर दिया गया है हमको, सिर्फ हम उसी में काम करेंगे, उसके अलावा और दूसरा रजिस्टर हमसे ना बनवाया जाए, ना ही किसी ऐप में काम कराया जाए। सरकार से हमारी यही गुजारिश है। धन्यवाद। आप लोग कुछ और किसी को कुछ कहना है, या कुछ ऐसी बातें जो छूट रही हो जो आपके शर्तों के अनुसार? आइए सामने बताइए सर, हमारी मांगे है कि हमें शासकीय कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, और जैसे रिटायरमेंट के बाद हमको कोई भी लाभ नहीं मिलता, तो उसके लिए हमें पेंशन का भी मतलब प्रावधान किया जाए। अभी तो सरकार ने वैसे भी एक सिस्टम चालू किया ना कि 1 नेशन 1 पेंशन, तो उस नीति पर तो सभी के लिए लागू होना चाहिए। अभी आंगनबाड़ी के लिए तो कोई प्रावधान नहीं है, इसके लिए तो कोई प्रावधान नहीं है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हमेशा 100 का व्यवहार किया जाता है, हमसे काम पूरा लिया जाता है, लेकिन हमारे साथ 100 का व्यवहार किया जाता है, हमें कुछ भी लाभ नहीं मिलता। मतलब आपके कहने का है कि सरकार के नज़रिए में जो है तो सिर्फ आप लोगों को काम कराने के लिए तो याद किया जाता है, लेकिन सुविधाओं की जब बात आती है तो सुविधाओं के नाम पे कुछ भी नहीं कर जाते हैं पीछे। काम के लिए हमको मतलब वो किया जाता है। तो ये कुछ हालात हैं ऐसे कि जिसके कारण आज मजबूरी में यहाँ पर चाहे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की बात करें, आशा कार्यकर्ताओं की, या चाहे किसी भी विभाग की, तो कहीं ना कहीं पर जो है तो वाकई में दिक्कत तो होती है भाई। अगर हमने जो है तो अपनी एक उम्र तक काम किया, लास्ट में हम रिटायरमेंट होते हैं और हमें बुनियादी सुविधाएं अगर नहीं मिल रही, चाहे वो पेंशन हो, चाहे आवास की योजना हो, क्योंकि यहाँ पर देखा गया अक्सर, चाहे किसी भी आप विभाग में चले जाइए, चाहे सरकारी विभाग का कोई सा भी ऐसा विभाग, तो उन्हें आप देखते होंगे कि आवासीय भत्ते से लेकर के आवास, तमाम कई सारी सुविधाओं का जो है तो लाभ मिल रहा होता है, और रिटायरमेंट के बाद उन्हें पेंशन चालू की जाती है, उनकी पेंशन बराबर मिल रही होती है। तो क्या इन लोगों का अधिकार नहीं है कि इन्हें पेंशन मिले? दूसरा, यहाँ पर बुनियादी सुविधाओं की जब बात करते हैं तो सरकार इनसे काम तो बराबर ले रही है, क्योंकि आपको भी याद होगा, आपने देखा होगा कि 20, 21 और ये 2 वर्षों में जो है तो सबसे ज़्यादा काम अगर किसी से लिया गया तो इन्हीं लोगों से लिया गया, क्योंकि उस वक्त जो है तो आपने देखा कि अस्पतालों में स्वास्थ्य कर्मियों की जो कमी थी लगातार बराबर बनी हुई थी, तो ऐसे में उन्हें याद आया कि आशा उषा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को, सहायकों को जो है तो सामने ला करके खड़ा कर दिया जाए। लेकिन इस बात को जो है तो सरकार को गहराई से सोचना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों है। एक बात और कि हम देख तो रहे हैं कि कई वर्षों से लगातार हड़तालें चलती आ रही हैं, हड़ताल होती है, अनशन होते हैं, लेकिन इसका निराकरण जो है तो सिर्फ कहीं ना कहीं पर 100 काम हम लेकर के आ रहे होते, 100 हमारी मांगे होती है, उसमें से 10 या 20 मांगे हमारी पूरी होती हैं, और उसके बाद कहानी फिर वहीं पर खड़ी हो जाती है।
और सरकार अपनी बातें ख़त्म करके फिर आगे की ओर चल पड़ती है। तो यहाँ पर जो है तो इसका निष्कर्ष क्या होगा, क्योंकि ये 2 दिवसीय हड़ताल खासकर तौर पर आपने देखा कि कल 28 मार्च थी और आज 29 मार्च है। तो इसका निर्णय क्या होगा, सरकार इस पर क्या फैसले लेने वाली है, ये समय पर तय करेगा। चलिए इसके साथ मैं विराम देना चाहूँगा और अगली कड़ी में हमारी मुलाकात फिर होगी। मैं राजकुमार विश्वकर्मा, धन्यवाद।